हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय साना। और कोविड से रिकवरी के बाद ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं भी कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी हूँ और आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ। और आज हम बात करेंगे हॉटस्टार पे आने वाले या आए हुए ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जो 3-2-5 सीरीज के बारे में। जो छोटा सा सीरियल है, इनफैक्ट एक क्विक्स के अंडर है, क्योंकि जो जितने भी एपिसोड्स हैं इसके मुश्किल से 10 से 11 मिनट के एपिसोड्स हैं। तो इस सीरियल में जो है इन्होंने एडॉप्शन से रिलेटेड एक स्टोरी शो की है। ये रिव्यू नहीं है उस सीरीज का, बल्कि उस सीरीज की जो स्टोरी है जो दिखाया गया है उससे सिर्फ हमारी लर्निंग हम समझेंगे। और मैं कहीं पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज का, क्योंकि हर एक चीज में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ खराब बातें भी होती हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये एपिसोड। तो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले तो एक कॉमन मैन के लिए हम ये बता दें कि अगर आप ये सीरियल देखते हैं तो इस सीरियल में जिस तरह से एडॉप्शन को दिखाया गया है, इनफैक्ट प्रोसेस को दिखाया गया है, तो एक्चुअल में एडॉप्शन का प्रोसेस ऐसे नहीं होता है। एडॉप्शन के लिए आपको कारा में रजिस्टर करना पड़ेगा। कारा इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद और भी काफी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि होम स्टडी होता है और उसके बाद आपका रेफरल आने में कम से कम 1.5 से 3 साल के बीच में जो है रेफरल आता है बच्चे का, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का क्या उम्र आपने चूज किया है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड नो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ 3-2-5। तो इस सीरीज में एक कहानी दिखाई गई है एक कपल की जिनके अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं और उनकी शादी को अराउंड 7 इयर्स हो चुके हैं। तो इन्होंने काफी सारी चीजें ट्राई कर लिए हैं कि आईवीएफ करा लिया है, डॉक्टर के पास जा चुके हैं, मंदिर मस्जिद जो भी है सब कुछ वो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बच्चे हैं नहीं। तो जो वाइफ है वो बहुत ही ज्यादा ईगर है कि वो एक बच्चा अडॉप्ट करे, लेकिन अभी हस्बैंड जो है अभी कंफ्यूजन में है कि करना है नहीं करना है। वो इससे अभी तक उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। नाउ अब क्या होता है कि वाइफ जो है वो ऑलरेडी एक एडॉप्शन एजेंसी में बात कर लेती है और देन दोनों साथ में जाते हैं, एक बच्ची से वहां पे मिलते हैं और वाइफ पूरी तरह से उसमें खो जाती है, कहते हैं कि हाँ मुझे तो बस अब ये बच्ची अडॉप्ट करनी है। तो हस्बैंड जो है वो वाइफ के इस इच्छा के लिए या फिर आप कह लीजिए कि डिजायर के लिए वो गिव इन करता है, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज करता है कि उतना ठीक है चलो अगर तुम्हारी इसमें खुशी है तो तुम यही करो। फिर क्या होता है कि जैसे मतलब हस्बैंड अभी सोच ही रहा होता है कि अपने कलीग से भी डिस्कस करता है, कहता है कि मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, तो काफी नेगेटिव कमेंट उसको मतलब अपने कलीग से मिलते हैं जो कि उसका फ्रेंड भी होता है। वाइफ यहाँ पे दूसरे साइड में घर में तैयारी कर रही है कि हम बच्चे को लेके आएंगे। उसी दौरान क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट होता है और एजेंसी से उनको कॉल आता है, कहते हैं कि आपको बच्चा नहीं मिल सकता है। तो अब बच्चा क्यों नहीं मिल सकता है आपको, तो उसके लिए जो है वो जाते हैं एजेंसी। तो वहां पे जो एजेंसी की जो हेड इंचार्ज होती है वो उनको बताती हैं कि ये जो बच्ची है ये अकेली नहीं है, ये वन ऑफ द ट्रिपलेट्स है, मतलब इसके 2 भाई और हैं। ट्रिपलेट्स मतलब तिड़वा। तो वो कहती हैं कि हम इनको अलग नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी फैमिली इसको गोद ले तो वो तीनों को साथ में गोद ले ना। अभी तक की कहानी मैंने आपको सुना दी और इसमें का लर्निंग मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लर्निंग तो ये है कि बिना अपने पार्टनर के कंसेंट के, मतलब एक म्यूचुअल कंसेंट होता है, एक दूसरे से हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस सिचुएशन में हस्बैंड की जो है जबरदस्ती की रजामंदी दिखाई जा रही है, क्योंकि हस्बैंड अभी कंफ्यूज है, वो श्योर नहीं है कि उसे ये करना भी है कि नहीं करना है, मतलब वो पूरी तरह से उसका 100% इसमें नहीं है। राइट, इससे क्या होगा आपको मैं एक बात बताती हूँ। अगर
दोनों की रजामंदी नहीं है किसी चीज में, तो फिर आगे जाके जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है इससे रिलेटेड कि आर वी रेडी, मतलब क्या हम तैयार हैं पेरेंटहुड के लिए, क्या हम तैयार हैं इस एडॉप्शन की जर्नी पे कदम रखने के लिए। तो आप इस सजेशन में जो ये वीडियो का लिंक आ रहा है इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि इस पर्टिकुलर स्टोरी का क्या लूप होल है। नाउ नेक्स्ट आता है कि बच्ची को जो है वो मिल के आते हैं और उसके बाद एजेंसी वाले मना कर देते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्ची की जो प्रोफाइल होती है वो रिटर्न इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेड होती है, और जो भी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चे का प्रोफाइल जरूर दिखाया जाता है, और प्रोफाइल में इस तरह की डिटेल्स जरूर होंगी कि बच्ची जो है वो ट्रिपलेट है या ट्विन है या उसका कोई और सिबलिंग है, बड़ा सिबलिंग हो सकता है, छोटा सिबलिंग हो सकता है। और इनफैक्ट एडॉप्शन एजेंसीज या फिर आप कह लीजिए कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा भी यही रेकमेंड करती है कि सिबलिंग्स को साथ में ही प्लेस किया जाए। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कारा में अगर आप एडॉप्शन करना चाहते हैं तो। साथ में उसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझने होंगे वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट की हैं, तो आप प्लीज उसको जरूर चेकआउट करिएगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि अब ट्रिपलेट्स को ही अडॉप्ट किया जा सकता है, तो वाइफ जो है वो जिद पकड़ लेती है कि नहीं, हम तो तीनों बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। हस्बैंड वाइफ को प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझाता है कि फाइनेंशियली हम कैसे अफोर्ड करेंगे, और आज की डेट में कौन 3 बच्चे पालता है। लाइक इवन हस्बैंड का ये मानना रहता है कि बायोलॉजिकल बच्चे भी अगर किसी के होते हैं तो 3 बच्चे इस महंगाई के जमाने में पालना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो होता है, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा स्टेबल रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और अच्छा एजुकेशन देना, एक अच्छी लाइफ देना बच्चों के लिए, मतलब सबको बराबर की तरह का केयर देना, इट इज डेफिनेटली चैलेंजिंग 3 बच्चों के साथ। तो हस्बैंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझाता है, हाउएवर वाइफ नहीं समझना चाहती है। वाइफ इमोशनल होके कहती है कि नहीं, मुझे तो अब बस 3 बच्चे चाहिए घर में। तो फाइनली 3 बच्चे घर आते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं 3 बच्चों को, और 3 बच्चे जो है घर पे आ जाते हैं। अब शुरू होता है चैलेंज 3 बच्चों को मेंटेन करना, क्योंकि 3 बच्चे 3 से 4 साल के एज ग्रुप में हैं। 3 से 4 साल का एज ग्रुप के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, नॉटी होते हैं, घर को गंदा करते हैं, बार बार गंदा करते हैं, बच्चे खेलते हैं इतना ज्यादा। तो वाइफ इज एंजॉयिंग ऑल दिस थिंग्स, वाइफ अपना एंजॉय कर रही है, लेकिन हस्बैंड बहुत परेशान हो रहा है। हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इन चीजों से डील किया जाए। एट द सेम टाइम, क्योंकि वो इसमें 100% उसका मन नहीं था, तो अब इसमें एक और चैलेंज आ रहा है कि वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, और ही इज नॉट एबल टू लिव ए नॉर्मल लाइफ। तो जैसे तैसे लाइफ कट रही होती है, हस्बैंड भी परेशान है, ऑफिस में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है, बट समहाउ किसी तरह से लाइफ कट रही होती है, चल रही होती है। यहाँ पे ऑप्शन है इनके पास कि हम वो 3 बच्चे अडॉप्ट करें एक साथ, या फिर वो एक बच्चा अडॉप्ट करें। तो एक इमोशनल होके डिसीजन लेने से कई बार ऐसा होता है कि वो डिसीजन गलत हो जाते हैं, या फिर वो हमारे लिए इमोशनली फाइनेंशियली टैक्सिंग हो सकते हैं। तो कहा भी जाता है कि जब आप गुस्से में हो या फिर जब आप दुखी हो, तो कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आता है कि बच्चों के आने की वजह से वाइफ का स्ट्रेस एकदम कम हो जाता है, और क्योंकि उसका स्ट्रेस कम हो जाता है तो शी कंसीव्स नेचुरली। वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड 3 बच्चे हैं, तो वाइफ बहुत खुश है। उसको लगता है कि बच्चे जो है उसके लिए लकी चार्म है, कि उसको अपने बायोलॉजिकल बच्चे भी अब होने वाले हैं। नाउ तो स्टीरियोटिपिकल यहाँ पे ये दिखाया गया है कि बच्चों के आने से वजह से चलो उसको शी कंसीव, दैट इज गुड है ना, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसिस किया गया है कि वाइफ मतलब जो उसकी मदर है वो उसके अब छोटे में जब उसके कोई कपड़े रहे होंगे वो लेके आती है कि देखो बेटा, ये तुमने पहना था कपड़ा, अब ये यही कपड़ा तुम्हारा बच्चा पहनेगा। एंड द इमोशनल थिंग दैट इज शोन इज लाइक वाइफ कहती है हाँ मेरा बच्चा,
मेरा अपना बच्चा ना, कम ऑन गिव मी अ ब्रेक। आप एडॉप्शन के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं और आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब अपना बच्चा होगा तभी मतलब कोई इंसान खुश होगा, एडॉप्शन में इंसान खुश नहीं होगा? मतलब एडॉप्शन इज व्हाट, इज ए कॉम्प्रोमाइज। एंड मोर ओवर एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि एडॉप्शन करने के रीजन में सिर्फ चाइल्डलेसनेस नहीं आता है। अगर आपके बच्चे नहीं होते हैं सिर्फ तभी एडॉप्शन नहीं किया जाता है। बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से एडॉप्शन किया जाता है, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो बना हुआ है। आप यहाँ पे सजेशंस में भी देख सकते हैं और एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो अटेंशन है तीनों बच्चों की तरफ वो घटने लगता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हस्बैंड की जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छी बैठने लगती है तीनों बच्चों के साथ। वो बच्चों के साथ जो है खाता पीता है, उनके साथ खेलता है, उनको सुलाता है, तो ही बिकम्स वेरी अटैच टू द चिल्ड्रन। वो उन बच्चों से बहुत अटैच हो जाता है। फिर अब वाइफ की डिलीवरी होती है और यहाँ पे जो है बम्पर धमाका होता है और वाइफ डिलीवर्स ट्विंस। तो मतलब आप उनके 3 और 2 यानी कि 5 बच्चे हो जाते हैं टोटल। तो हस्बैंड का स्ट्रेस लेवल तो देखने लायक है कि वाइफ लाइक कंप्लीटली ब्लोन आउट। कैसे मैं पालूंगा इन 5 बच्चों को, क्योंकि फाइनेंशियली इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ड्रेनिंग। तो अभी वाइफ के ट्विंस हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो 3 बच्चे टॉडलर्स और हैं, तो टोटल 5 बच्चे अब इन लोगों को देखना पड़ रहा है, हस्बैंड और वाइफ को। हस्बैंड को घर भी देखना है, एक बीवी को देखना है जिसके जो वीक है, अभी जो छोटे बच्चे हैं, और एट द सेम टाइम ऑफिस में भी उसके काफी प्रेशर है, काफी काम है उसको ऑफिस में भी हैंडल करना है। नाउ यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कहाँ है? ना तो वाइफ के पेरेंट्स आए हैं मतलब उसके साथ रहने के लिए या फिर उसके सपोर्ट के लिए, ना ही हस्बैंड के पेरेंट्स आए हैं। तो यहाँ की लर्निंग प्लीज बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिए कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका सपोर्ट सिस्टम आपको कितना सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे एक मेड के अलावा इन लोगों के पास कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जो हस्बैंड एंड वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, हस्बैंड के पेरेंट्स दूर रहते हैं, दे स्टे इन अ डिफरेंट स्टेट, जो उनका आना वहां से पॉसिबल नहीं है एज पर देम। एंड एट द सेम टाइम दे आर नॉट हैप्पी अबाउट द डिसीजन कि वो बच्चों को अडॉप्ट किया है इन लोगों ने, क्योंकि वो उन्होंने उनको अडॉप्ट करने के पहले ना पूछा ना बताया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ की लर्निंग हमारी ये है कि आपको आपके सपोर्ट सिस्टम को भी लाइन पे लाना पड़ेगा, मतलब दे हैव टू कम टू सेम प्लेटफॉर्म एज यू आर इन। तो इसीलिए अपने परिवार वालों को ये आपका डिसीजन कब और कैसे बताएं, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, प्लीज उसको रेफर करिए। तो सपोर्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है। वाइफ पोस्ट डिलीवरी बायोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो शी इज एट पोस्टमार्टम डिप्रेशन, क्योंकि तीनों बच्चों पे ध्यान वो नहीं दे पा रही है, तो बच्चे भी उसको मिस कर रहे हैं। बच्चे चाहते हैं कि वो अपने छोटे भाइयों के साथ खेलें, लेकिन वो बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको भी नहीं पता है कि किस तरह से उनके साथ खेलना है। तो इन सब बीच में क्या होता है कि नेचुरली एक सिबलिंग राइवलरी जो आ जाती है, नॉर्मल एक लाइफ में भी आ जाती है, तो यहाँ पे भी उसी तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो जो ट्रिपलेट्स बच्चे हैं वो अपने भाइयों के साथ खेलने आते हैं, कभी पिंच कर देते हैं प्यार करने के लिए, कभी उनको गोदी उठाने जाते हैं तो बच्चा गिर जाता है। तो ये सब देख के वाइफ बहुत स्ट्रेस में आ जाती है और उसका हेल्थ भी काफी डिटीरियोरेट होने लगता है। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि वाइफ जो है अब इतनी ज्यादा दुखी हो चुकी है, इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, एंड शी सेज मुझे इन बच्चों को वापस करना है। नाउ दिस इज रियली रियली डिवास्टेटिंग। मतलब आप बच्चे को अपने घर लेके आते हैं, आप उन्हें अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, और आपको जब लगता है कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप कहते हैं कि हम उन्हें ऑर्फनेज में वापस भेज देंगे। एक बात बताइए, अगर आपके अपने ट्रिपलेट्स होते, आपके अपने अगर 3 बच्चे होते और आप नहीं संभाल पाते, तो क्या आप उनको वापस हॉस्पिटल में छोड़ाते या फिर आप उनको वापस अपने पेट में डाल देते? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? जब नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है नेचुरल प्रोसेस में,
तो एडॉप्शन में क्यों लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल है? तो ना, ऐसे सिचुएशन में जब आप इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो ऐसे में प्लीज गो टू ए काउंसलर। आप काउंसलर से मिलिए, आप काउंसलर से बात करिए कि ऐसा मेरा सिचुएशन है, हम इस सिचुएशन में क्या करें, किस तरह से हम करें। ऐसे सिचुएशन में अपने सपोर्ट सिस्टम से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने सिबलिंग से बात करिए, जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो कभी भी इन डिफिकल्टी, इन ट्रबल, गो फॉर ए काउंसलर। इनफैक्ट एडॉप्शन के पहले भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप काउंसलर से मिलेंगे, अपनी सिचुएशन उनके सामने रखेंगे, तो वो लोग आपको बेहतर समझा पाएंगे कि आपकी सिचुएशन के लिए क्या सही रहेगा। तो अब इस कहानी में ये लोग बच्चों को रिटर्न कर देते हैं, काफी इमोशनली ड्रेनिंग होता है। इनफैक्ट मैंने ये सीरीज देखी, इवन मेरे भी इतने ब्रेकआउट हुए उसको देख के, और इनफैक्ट रियलिटी में भी काफी लोगों ने ऐसा किया है कि बच्चों को अडॉप्ट किया है लेकिन वापस रिटर्न कर दिया क्योंकि वो बच्चों को नहीं संभाल पाए या फिर एडजस्टमेंट इश्यूज थे। तो आफ्टर ए वीक और सम टाइम उन लोगों को लगता है कि भाई नहीं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेट्स गो बैक, और हम बच्चों को वापस लेके आते हैं। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ऑर्फनेज जाते हैं, तो वहां उनको पता चलता है कि बच्चों को ऑलरेडी किसी और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। अगेन ये ऑडियंस को या फिर एक अटेंशन बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसे दिखाया है, लेकिन ये सब प्रोसेस इतना आसान नहीं है कि आपने पिछले हफ्ते बच्चों को रिटर्न किया और तुरंत एक हफ्ते के अंदर बच्चे अडॉप्ट भी हो गए और आपने इतनी जल्दी लीगल आपके प्रोसीडिंग्स भी कंप्लीट हो गई। तो इतना फास्ट फास्ट नहीं होता है कोई भी चीज, टाइम लगता है इन सब चीजों में। तो नाउ ये लोग अब उन पेरेंट्स के पास जाते हैं जिनके पास, जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया होता है। वो पेरेंट्स ऑब्वियसली नहीं देना चाहेंगे बच्चे, लेकिन दिखाया जाता है कि बच्चे जो है अपसेट हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स आए हैं वहां पे, तो वो लोग दौड़ के आते हैं और उनसे गले लग जाते हैं। ये देखने के बाद जो एजेंसी की जो हेड इंचार्ज होती है और वो जो पेरेंट्स होते हैं, तो अल्टीमेटली एंड में ये दिखाया जाता है कि वो लोग गिव इन करते हैं और फाइनली हस्बैंड एंड वाइफ उनके पास वापस बच्चे आ जाते हैं। तो फाइनली अब उनके पास 5 बच्चे हैं एंड देयर ए बिग फैमिली, एंड दिखाया जाता है कि हस्बैंड के पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो तीनों जो बच्चे हैं वो भी इनके बच्चे हैं, एंड नाउ इट्स शोन इन द एंड इट्स अ हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स सीरीज काफी इमोशनली ड्रेनिंग था, लीगल लूपहोल्स थे, लेकिन एट द एंड एवरीथिंग वाज गुड। रियल लाइफ में इट्स नॉट लाइक दैट। रियल लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। तो अल्टीमेटली लेट्स लिस्ट डाउन कि हमने इस सीरीज से क्या क्या सीखा, और अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो थिंक बिफोर यू एक्ट। आप कुछ भी करने जा रहे हैं, अडॉप्शन करने जा रहे हैं, प्रॉपरली उसका प्रोसीजर समझिए, क्या उसके न्यूएंसेस होते हैं, मतलब उसकी क्या ताने बाने हैं, सब समझिए। आपको अगर नहीं क्लियर हो रहा है, वेबसाइट से आप समझते हैं या फिर मेरे वीडियोस देख के भी आपको अगर नहीं कोई चीज क्लियर हो रहा है, तो प्लीज किसी काउंसलर से बात करिए, काउंसलर्स के थ्रू समझिए कि आपको अडॉप्शन करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। जो भी है आप बात करिए काउंसलर से। दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कभी भी गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके या फिर इमोशनल होके कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके लेने के देने पड़ जाए, जो उसके जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों ही आप उसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएंगे। तो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप जो है अपने पार्टनर से जरूर सहमति लीजिए, और अपने अगर आपके पार्टनर के कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ एप्रीहेंशंस हैं, तो टाइम दीजिए कि वो उस चीज को समझें या फिर उस चीज से वो बाहर आ सकें। जबरदस्ती अपनी इच्छाएं अपने पार्टनर पे मत थोपिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। और इसी दौरान मैं ये कहूंगी कि एक बार आप दोनों का ये डिसीजन हो जाता है कि नहीं भाई, हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें तो अडॉप्ट करना ही है, तो ये डिसीजन अपने परिवार वालों को जरूर बताएं, डिसीजन बताएं, पूछे नहीं, उनसे सलाह नहीं लीजिए,
लेकिन आप अपना डिसीजन बताएं और उनको ये बताइए कि रीजंस बताएं कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्या वजह है, और उनको भी अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए ताकि आगे चल के वो आपका सपोर्ट सिस्टम, वो आपके मतलब आपका स्ट्रेंथ बढ़ा सके, मतलब इन चीजों को हैंडल करने के लिए। लाइफ जो है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, काफी सारे कलर्स होते हैं, मतलब हर तरह का इमोशंस होता है, हर तरह की फीलिंग्स होती है, और इसीलिए कभी भी अपना डिसीजन लें तो सोच समझ के डिसीजन लें। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं एडॉप्शन से रिलेटेड कि कहाँ पे रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, क्यों करना है, कैसे करना है, बहुत सारे मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, तो प्लीज उन वीडियोस को रेफर करिए। और आपके इसके अलावा भी कोई और डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो प्लीज फील फ्री टू मेल मी एट momstorybySahana@gmail.com। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो लिंक्स हैं प्लीज उनको रेफर कीजिए। और आप ये सीरीज देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए, 325 अच्छी सीरीज है, 13 एपिसोड है टोटल, और आप तो ये पूरा रिलीज हो चुका है तो हॉटस्टार डाउनलोड करिए और आप 13 एपिसोड एक ही बार में, आप एक ही दिन में पूरा देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और बने रहिए मॉम स्टोरी बाय साना पे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे एडॉप्शन से रिलेटेड अभी वीडियोस आने वाले हैं। इसके अलावा जैसा कि लोगों ने डिमांड किया कि पेरेंटिंग से रिलेटेड भी वीडियोस डालूं, तो नेक्स्ट वीक से आप पेरेंटिंग से रिलेटेड भी वीडियोस देखना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, मुझे अब विदा दीजिए, थैंक यू।